नमस्कार दोस्तों, कौटिल्य बलरामपुर में स्वागत है। आज हम बात करेंगे बजट 2024-25 के बारे में। होता क्या है कि बजट के बारे में जब भी बताया जाता है, अगर किसी भी कोचिंग क्लास में या यूट्यूब पर चाहे जितना वीडियो आप देख लेंगे, वहाँ पर यही बताया जाएगा। बजट के हिस्ट्री से शुरू करते हैं और उसमें ये बता देंगे कि पहली बार बजट कब पेश हुआ, कितनी बार मतलब किस व्यक्ति ने सबसे ज़्यादा बार बजट पेश किया, पूरा का पूरा फैक्चुअल जानकारी दे करके, और अंत में जो योजनाओं में सरकार ने पैसा इन्वेस्ट किया वो बता देंगे। पूरा मतलब फैक्चुअल जानकारी दे करके, और कॉन्सेप्ट के बारे में कुछ नहीं बताया जाएगा। लेकिन हम क्या करेंगे कि इस एक पेज के द्वारा जितना भी कॉन्सेप्ट है कि मतलब ऐसे समझ लीजिए कि बजट क्यों बनाया जाता है, बजट में जितना पैसा, अगर मान लीजिए कि रेलवे पर पैसा खर्च किया जा रहा है, तो इतना पैसा रेलवे के पीछे खर्च करने की क्या ज़रूरत है? वो पैसा कहीं और भी खर्च किया जा सकता था। इतना ज़्यादा पैसा सैलरी पर, पेंशन पर दिया जा रहा है, वो पैसा और भी तो कहीं खर्च किया जा सकता था, ऐसा भी हो सकता था। तो हम इन्हीं सब चीज़ों को देखेंगे, और जब ये एक बार ये बजट बनाने का तौर तरीका आप लोगों को पता हो जाएगा, तो जैसे एग्जाम में अगर वन लाइनर पूछा जा रहा है कि बताओ कि कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना है इस बार का भारत का, तो आप उसको आसानी से बता ले जाएंगे। अगर उसमें ये पूछ लिया जाएगा कि कैपिटल एक्सपेंडिचर में कितनी बढ़ोतरी हुई, तो ये भी बता ले जाएंगे। जब आपको कॉन्सेप्ट पता रहेगा तो बता ले जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर एक टेबल है, उस टेबल से शुरू करते हैं। ये देखो लिखा हुआ है बजट एट अ ग्लैंस 2024-25। इसका मतलब क्या कि मतलब एक नज़र में ये जो पूरा जितना का बजट का जो सार है पूरा इसी में छिपा हुआ है। हाँ, उससे पहले हम बजट के बारे में छोटी सी जानकारी देते हैं कि बजट होता क्या है। हम लोग जैसे हमारी अगर मान लीजिए कि सैलरी 10,000 है, 10,000 रुपये आ रहे हैं, तो उस 10,000 जब हमें मिल जाएगा तो हम उसको डिवाइड करेंगे कि हमें 2,000 रुपये एजुकेशन पर खर्च करना है, 2,000 रुपये हमें घर पर खर्च करना है, अलग अलग ऐसे निकाल देते हैं। लेकिन सरकार इससे अलग है, सरकार अलग तरीके से सोचती है। सरकार क्या करती है, सरकार पहले खर्चे को प्लान करती है, और हम लोग क्या करते हैं, पहले हम लोग ये सोचते हैं कि हमारे पास पैसा आए कहाँ से। लेकिन सरकार इसके उल्टा करती है। वो ये करती है कि हम पहले अपने खर्चे को प्लान कर लेंगे, फिर हम अपना पूरा इनकम आने का तौर तरीका देखेंगे। ये होता है एक आम आदमी का बजट और एक होता है सरकार का बजट। देखो हम लोग इस बजट का नाम आम बजट भी कहा जाता है। इस बजट को जैसे जब बजट पेश होने वाला होता है तो टीवी चैनल और अलग अलग लोग इसको आम बजट के नाम से बोलते हैं कि ये आम बजट पेश होने जा रहा है 2024-25 का, जिसमें आम लोगों के लिए कुछ भी नहीं होता है। सिर्फ क्या होता है कि उसमें नाम लिखा हुआ है, जैसे इसका अगर वैसे लीगल टर्म में नाम देखा जाए तो फाइनल एनुअल स्टेटमेंट लिखा रहता है, लेकिन अगर उसी का हिंदी तर्जुमा कर देते हैं तो कहते हैं कि ये आम बजट है। लेकिन आम लोगों के लिए कुछ नहीं होता है। तुमने क्या किया कि सरकार को टैक्स दिया, उस टैक्स को सरकार ने कलेक्ट किया। अब क्या किया, उस सरकार ने टैक्स को कलेक्ट कर लिया। अब सरकार डिसाइड, अब वो सरकार का पैसा हो गया, अब वो सरकार डिसाइड करेगी कि हमें कहाँ पर कितना पैसा देना है। तुम्हारा कुछ नहीं है उसमें, वो सरकार तो डिसाइड करेगी। तो इसलिए वो सरकार का बजट है। सरकार अगर कुछ भी कर रही है उसमें तुम्हारा कोई मतलब नहीं है, सिर्फ ये सरकार का बजट है। अब देखो यहां पर सबसे पहले ये जो मोटे हेडिंग में लिखा है टोटल एक्सपेंडिचर, इसको देखो। टोटल एक्सपेंडिचर मतलब क्या होता है कि हमारा कुल खर्चा कितना है। जैसे हमने क्या बताया कि सरकार पहले अपने खर्चे को प्लान करती है, तो वो अपने खर्चे को पहले बता रही है कि हम इतना पैसा इस बार खर्च करेंगे, मतलब कब से कब तक। ये देखो, हाँ एक चीज और समझने वाली है, एक होता है अंतरिम बजट। और जब भी सरकार मतलब चुनाव होने वाले होते हैं तब अंतरिम बजट पेश किया जाता है। मतलब आप ऐसा कह सकते हैं कि हर 5वें साल पर एक अंतरिम बजट पेश किया जाता है। अंतरिम बजट पेश करने का मतलब सिर्फ यही है कि हमारा वित्तीय वर्ष जो होता है वो 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक होता है। 31 मार्च के बाद में फिर ये जो जुलाई तक, ये जून में चुनाव हुआ, फिर रिजल्ट आ गया, तो ये जो पूरा बचता है अप्रैल मई जून, इस 3 महीने खर्चे के लिए जो बजट प्लान किया जाता है, जो पैसा दिया जाता है, वो हमारा कौन सा होता है, अंतरिम बजट होता है। लेकिन अब ये जो बजट शुरू होगा ये पूरा जुलाई से रहेगा।
जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ये सिर्फ 3 ही क्वार्टर बचे हैं। अब ये जो बजट आ रहा है ये 3 क्वार्टर के लिए है, लेकिन ऐसा नहीं है कि उस अंतरिम बजट को नहीं जोड़ा गया है, उसको भी जोड़ा गया है। तब ये टोटल पूरा खर्चा प्लान करके बता रहे हैं कि इस बार जो हमारे बजट का साइज है, ये एक तुम्हारा MCQ बन जाएगा कि जो हमारे बजट का साइज है वो 48,20,512 करोड़ का बजट है इस बार का। ये फैक्ट है, इसको याद कर लेना। अब देखो ये हमारा खर्चा है, लेकिन इस खर्चे में यही थोड़ी है, इस खर्चे में हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी आ जाता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर आ जाता है। अब बात आ रही है कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है और कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे अगर कोई भी, जैसे मान लो कोई पेंशनर है, उसको पैसा दिया जा रहा है, वो हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। अब इसको और आसान भाषा में कैसे समझा जा सकता है, अगर सरकार अपना कोई भी पैसा खर्च कर रही है और वहां से उसको इन्वेस्ट ऑन रिटर्न, मतलब जितना पैसा इन्वेस्ट किया उसने रिटर्न नहीं आ रहा है, तो वो हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो जा रहा है। उससे हमें सिर्फ सेवा मिल रही है। जैसे अगर कोई प्राइमरी टीचर है तो वह हमें सेवा दे सकता है, लेकिन रिटर्न कहां से देगा, वो रिटर्न नहीं देता है। हम जो उसको सैलरी दिए हैं वो हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। इसे के उल्टा अगर समझा जाए, ये तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा। और कैपिटल एक्सपेंडिचर को आप ऐसे समझ सकते हैं कि सरकार अगर कोई पुल बना रही है तो वो उसका कैपिटल एक्सपेंडिचर है। वो क्यों हो गया, वो इसलिए हो जाता है क्योंकि कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब ही यही है कि अगर हम पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं हमें कोई रिटर्न मिले। आई बात समझ में। और अगर हमें रिटर्न मिल रहा है तो वो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर है। तो ऐसे आप इसको याद रख सकते हैं कि हम जहां पर भी पैसा, सरकार जहां पर भी पैसा खर्च करती है, अगर उसको रिटर्न आने की उम्मीद है तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, नहीं तो नहीं है। ये कम शब्दों में इसको ऐसे समझा जा सकता है। तो ये हो गया रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और एक हो गया कैपिटल एक्सपेंडिचर। मतलब टोटल जो एक्सपेंडिचर हमारा होता है वो इन्हीं दोनों से मिलकर बना होता है। तो ये हो गई एक्सपेंडिचर की बात। हमने क्या बताया था कि पहले खर्चा प्लान करती है, फिर वो ये अनुमान लगाती है कि हमें पैसा कहां से आएगा। तो जो आता है पैसा उसको रिसिप्ट कहते हैं। तो इसी में कहीं पर लिखा होगा रिसिप्ट वाला, हाँ ये देखो टोटल रिसिप्ट लिखा है, टोटल रिसिप्ट है। अब इसको कैसे समझ सकते हैं, हमने वहां पर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बताया था और कैपिटल एक्सपेंडिचर बताया था। यहां पर लिखा है रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट। रेवेन्यू रिसिप्ट को आप ऐसे समझ सकते हैं कि अगर मान लीजिए कि सरकार के द्वारा, जैसे कोई भी उसकी सरकार की कंपनी है और उसका डिसइन्वेस्टमेंट कर दे, डिसइन्वेस्टमेंट मतलब विनिवेश कर दे। जैसे अगर किसी प्रोजेक्ट में सरकार का पैसा लगा हुआ है, उस प्रोजेक्ट से अपना पैसा निकाल ले और उस पैसे को अपने पास रख ले, वो उसकी प्राप्ति हो गई सरकार की। और ये कौन सी प्राप्ति हुई, रेवेन्यू की प्राप्ति, मतलब राजस्व प्राप्तियां हुई। रेवेन्यू रिसिप्ट का हिंदी में तर्जुमा यही होता है, राजस्व प्राप्तियां, और कैपिटल का पूंजीगत प्राप्तियां हैं। तो ये रेवेन्यू प्राप्तियां हो गई। और कैपिटल रिसिप्ट क्या होता है, ये होता है कि हमने अभी बताया था कि पुल सरकार बना रही है तो वहां से जो उसको टोल मिलता है, टोल टैक्स मिल रहा है, वो हमारा जो प्राप्त हुआ, टोल टैक्स प्राप्त हुआ। हमने देखो पुल पर जो बनाने के लिए पैसा खर्च किया तो एक्सपेंडिचर होगा, लेकिन जो पैसा प्राप्त हुआ, टोल टैक्स प्राप्त हुआ, वो हमारा कैपिटल रिसिप्ट हो गया। तो ये हो गई बात कैपिटल रिसिप्ट, रेवेन्यू रिसिप्ट की। अब देखो इसमें इतनी चीजें हो गई। अब आप लोग इसमें देख रहे होंगे रिकवरीज ऑफ लोन, अदर रिसिप्ट, ये सब देख रहे होंगे। तो इसका ज्यादा मतलब नहीं है। रिकवरी मतलब लोन की जो रिकवरी हो जाती है वो रिकवरी ऑफ लोन है। और हमने देखो यहां पर लिखा है अदर रिसिप्ट, और इसी में लिखा हुआ है कॉमा में, मतलब ब्रैकेट में लिखा हुआ है इंक्लूडिंग डिसइन्वेस्टमेंट। मतलब जो भी हमने बताया था उदाहरण की कोई कंपनी है वहां से पैसा निकाल ले, तो ये वही मतलब है। अब देखो आंकड़े से सवाल जो पूछे जाते हैं वो 2-3 हो गए। पहला तो हमारे पूरे बजट का साइज कितना है, वो है 48,20,512 करोड़ का पूरा साइज है। पूरी प्राप्तियां, इस बजट की भरपाई करने के लिए जो पैसा आएगा वो कहां से आएगा और वो कितना आएगा, वो आएगा 32,07,200 करोड़ रुपए।
इतने हमें मिल रहे हैं और इतना हमारा खर्चा है। तो एक वो हिंदी में कहावत है, हिंदी क्या मतलब ये गांव में कहावत है कि आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया, मतलब हमारा खर्चा बहुत ज़्यादा है और हमें प्राप्त बहुत कम हो रहा है। अब इसी में से जो खर्चा है, इस खर्चे में से इस 32,07,200 को घटा दोगे तो यही तुम्हारा फिजिकल डेफिसिट, जो राजकोषीय घाटा रटते रटते थक जाते हो, ये वही तुम्हारा फिजिकल डेफिसिट है। और इसको और आसान भाषा में समझने के लिए ऐसा कह सकते हो कि हमारा राजकोषीय घाटा कुछ नहीं है, सिर्फ यही है कि जितना हम उधार लेकर के अपने बजट की पूर्ति करेंगे वो हमारा राजकोषीय घाटा है। लेकिन एक चीज और यहां पर दिख रहा होगा, देखो 3 कॉलम दिख रहा है, एक तो रेवेन्यू डेफिसिट है, एक है फिजिकल डेफिसिट, एक है प्राइमरी डेफिसिट। तो इसमें तुम्हारे लिए जो एग्जाम पॉइंट से महत्वपूर्ण है वो है फिजिकल डेफिसिट, परसेंटेज ऑफ जीडीपी। इसका मतलब ये है, देखो हमने क्या बताया था कि 48,20,512 करोड़ में से 32,07,200 करोड़ घटा दोगे तब जो तुम्हारा आएगा 16 लाख, देखो लिखा हुआ है 16,13,312 करोड़। मतलब इतना पैसा भारत सरकार लोन लेगी तब वो अपने बजट को फाइनेंस कर पाएगी। कब तक? ये 24 चल रहा है, 31 मार्च 2025 तक, तब उसका खर्चा पूरा होगा। जब 16,13,312 करोड़ रुपए उधार लेगी, वो कहीं से भी ले, वो वर्ल्ड बैंक से भी ले सकती है, वो IMF से भी ले सकती है, कहीं से भी ले सकती है। अब इसी में देखो ये आंकड़ा महत्वपूर्ण नहीं है, जो सवाल एग्जाम में पूछा जाए, ये शायद RO या RO में पूछा गया था। सवाल जब कहां से पूछा जाएगा, उसका परसेंटेज ऑफ जीडीपी पूछा जाएगा, फिजिकल डेफिसिट का परसेंटेज ऑफ जीडीपी। तो अब तुम कैसे निकाल पाओगे? इसको ऐसे निकाल पाओगे कि 4.9% होता है। ये किसका है? ये हमारे जीडीपी का है। तो ये तो पता होना चाहिए कि हमारे देश का कुल जीडीपी टोटल कितना है। तो इसको अगर कुछ भी नहीं पता है तुमको तो क्या करो कि 4.9% बराबर 16,13,312 करोड़ कर दो और उसी को निकाल लो। तुम्हारा लगभग 3.24 ट्रिलियन डॉलर के आसपास में पूरे भारत का जीडीपी आ जाएगा। तो ये हुआ फिजिकल डेफिसिट। अब इसमें देखो और वो सब ज़्यादा चीज़ें हो जाएंगी, लेकिन समझने के लिए ऐसे समझ सकते हो, कुछ चीज़ें और टेबल में लिखा हुआ है। जैसे एक चीज़ आप लोग यहाँ पर देख रहे होंगे, एक्चुअल 2022-23, बजटेड 2023-24, एक्चुअल 2023-24, बजटेड 2024-25। ये कॉलम क्या है, इसको ऐसे समझो कि सरकार ने खर्चे का तो अनुमान लगा लिया है, लेकिन उसको, जैसे हमने खर्चे का अनुमान लगा लिया कि हमारा, मान लीजिए हम कहीं पर टूर करने जा रहे हैं, हमारा इतना पैसा 5,000 रुपये लगेगा, लेकिन कोई जरूरी है कि एग्जैक्ट 5,000 ही लगे, हो सकता है ज़्यादा लग जाए, हो सकता है कम लग जाए। तो जो एक्चुअल लिखा है ये एग्रीगेट डाटा होता है, ये आता है लगभग वही फरवरी के आसपास में आता है, लेकिन जो बजटेड है ये एक अनुमानित डाटा है। तो इसको कैसे समझें? जो 2024 का है ये बजटेड है, लेकिन हम इसको पिछले वर्ष से समझाते हैं। देखो बजट 2023-24 में अनाउंस किया गया था कि हमारा टोटल एक्सपेंडिचर जो खर्चा होगा वो 45,03,097 करोड़ का होगा, लेकिन हमने खर्च कितना किया? हमने खर्च किया सिर्फ और सिर्फ 44,42,512 करोड़, कुछ कम हो गया ना। तो इसी प्रकार से ये बजट में अनुमान लगाया जाता है, एक्चुअल कुछ और निकल कर आता है। तो ये कॉलम समझाने का बस एक यही मतलब मेन मकसद था कि बजटेड और एक्चुअल समझ जाओ। क्यों? क्योंकि अभी बजट 2024-25 आया है, इसका एक्चुअल भी आपका फरवरी के आसपास में आ जाएगा, तो वो अलग होगा। अभी जैसे अनुमान लगा दिया गया है कि 48,20,512 करोड़ है, हो सकता है कि ये ऊपर भी हो जाए, नीचे भी हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। तो मेन मकसद हमारा पूरा यही टेबल समझाने का। इसमें और भी चीज़ें हैं कि जैसे कहाँ पर कितना पैसा खर्च किया गया। जैसे देखो ये लिखा हुआ है कि ब्रेकअप ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट रिसिप्ट इन 2024-25, मतलब कहाँ कहाँ पर ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू, ये सब ज़्यादा समझने की आवश्यकता नहीं है, वो जो समझा दिए हैं वही महत्वपूर्ण है।
इसमें एक चीज आएगा कि अभी किस मिनिस्ट्री में कितना पैसा खर्च किया गया है। ये अगर पूछा जाएगा कि जैसे ये कभी कभी सवाल वन लाइनर फॉर्म में पूछ लिया जाता है कि सबसे ज़्यादा किस मंत्रालय में पैसा खर्च किया गया बजट 2024-25 में, तो डिफेंस मिनिस्ट्री हो जाएगा। दूसरे नंबर पर रोड ट्रांसपोर्ट, पहले पर डिफेंस, दूसरे पर रोड ट्रांसपोर्ट हाईवेज, ऐसे ऐसे आ जाएगा। फिर आ जाएगा कि सबसे ज़्यादा पैसा कहाँ पर सब्सिडीज के रूप में दिया गया है, तो वो लिखा है कि फूड में सबसे ज़्यादा सब्सिडी के रूप में दिया गया है। कितना? 2,05,250 करोड़, ऐसे ऐसे ये लिखा हुआ है। ये सब देख लेना आंकड़े, ये सब ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो पहला और दूसरा कोशिश करें कि आप लोग याद कर लिया करें। फूड फर्टिलाइजर, अब जैसे ये लिखा हुआ है एक्सपेंडिचर ऑन मेजर स्कीम, हाँ इसमें से सवाल बन जाएगा तुम्हारा कि किन योजनाओं पर इस बजट में सबसे ज़्यादा पैसे का एलोकेशन किया गया है, तो वो तुम्हारा सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? मनरेगा पर। फिर दूसरे पर प्रधानमंत्री आवास योजना पर। मनरेगा पर कितना है? 86,000 करोड़ का। प्रधानमंत्री आवास योजना पर कितना है? 84,671 करोड़ का। तो ये ऐसे अलग अलग योजनाओं पर पूछ लिया जाता है। वेलफेयर स्कीम पर भी पूछ लिया जाता है। जैसे हाँ ये देखो, अगर महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए जो वेलफेयर स्कीम चलाई जा रही है, कहाँ पर पैसा ज़्यादा खर्च किया जा रहा है, तो ये हो गया बजट। हाँ मतलब ये अनुमान लगाया गया है कि 3,27,158 करोड़ रुपए कहाँ पर खर्च किया जाएगा? महिलाओं के वेलफेयर पर, महिलाओं को मतलब बेहतर सुविधाएं दी जा सके, स्वास्थ्य, शिक्षा, इन सब चीज़ों पर वेलफेयर के लिए सबसे ज़्यादा पैसा वेलफेयर ऑन वुमेन इन पर खर्च किया गया है। फिर दूसरे पर है वेलफेयर ऑफ चाइल्ड। तो इन सब आंकड़ों को देख लेना। हाँ एक चीज़ यहाँ पर देखो, अब ऐसे तुलना करो जैसे हमने वहाँ पर क्या बताया था, एक्चुअल और बजटेड। यहाँ पर देखो एक्चुअल भी है और रिवाइज्ड कर दिया गया है बजटेड। अब यहाँ पर एक्चुअल, वहाँ पर क्या था? एक्चुअल और बजटेड, लेकिन यहाँ पर एक्चुअल और रिवाइज्ड आ गया है। तो इसका मतलब क्या है कि रिवाइज मतलब इसको परिवर्तित भी किया जाता है। ऐसा नहीं कि ऐसा कर दिया गया तो अब यही अनंत काल तक चलता रहेगा, इसको परिवर्तित भी किया जाता है। तो ये मोटी माटी बात थी रही, मतलब पूरा किससे रिलेटेड? बजट से। उम्मीद करते हैं कि बजट की जो बेसिक चीज़ें हैं वो समझ में आ गई होंगी। अगर इसमें आप लोगों को और ज़रूरत पड़ेगी कि बता दीजिए सर कि सबसे ज़्यादा बजट किस राज्य को दिया गया, तो वो सब आप लोग, हमें उम्मीद है कि कई यूट्यूबर ऐसे हैं कि वो बता चुके होंगे आप लोगों को पहले ही, वो हमें बताने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जो आज हम बताए हैं ये आपको कहीं भी किसी भी यूट्यूब चैनल पर नहीं बताया गया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।